हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई योजनागत रूप से चल रही होगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा आज लेक्चर नंबर 10 जो कि मध्य प्रदेश इतिहास पर हम स्टडी कर रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज हम कलचुरी वंश को पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि जो टू द पॉइंट छोटे छोटे वीडियो सेलेक्टेड कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आप निश्चित रूप से नोट्स बना रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे, वीडियो को 2x पर देख करके याद कर रहे होंगे। ऐसी पूरी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं क्योंकि मानकर चल रहा हूं कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं और अपने परिणाम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं और प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। आप कोशिशों से दूर भागने वाले नहीं हैं, हार्ड वर्कर हैं, ऐसा मैंने मान लिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को बिना समय गंवाए। मित्रों, पिछले 9 लेक्चर्स में हमने प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश के 2 लेक्चर लिए थे और पिछले जो 7 लेक्चर हैं उनमें हमने 3 लेक्चर्स में चंदेल वंश को ख़त्म किया था, बाकी 4 लेक्चर्स में हमने अलग अलग वंशों को पूरा किया है। आप देख लेना उनको जाकर, और धीरे धीरे हम जो यूनिट 2 है इसको फिनिश कर देंगे लगातार। मैं एक वीडियो रोज़ लाने का प्रयास कर रहा हूँ इस पर आपके लिए। तो आज है हमारा कलचुरी वंश। ठीक है दोस्तों, कलचुरी वंश। कलचुरी 550 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 1200 सालों तक इन्होंने शासन किया है। अब ये मत बोल देना कि सर आनंद भैया 1740 ईस्वी तक कहाँ शासन, कहाँ कलचुरी, हमने तो देखा ही नहीं। मुगल सल्तनत और ये सब थे, छोटे छोटे एरिया पर अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया है, पर ये पूरा इनका अस्तित्व काल जिसे हम कह सकते हैं वो है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस एक समझ विकसित करना है कि हाँ, कलचुरी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शासन करने के लिए जाने जाते हैं। अब कलचुरियों ने उत्तर या दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया है। मित्रों, हमेशा की तरह जब भी कोई वंश हम पढ़ते हैं, हमारे जहन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? कहाँ, कब, किसने और कैसे। कहाँ शासन था तो क्षेत्र हम याद करते हैं, कब था उसका समय याद करते हैं, कौन था इनके जो प्रमुख शासकों के नाम याद करते हैं, और कैसे, क्या क्या विशेषताएं रही, क्या युद्ध हारे, क्या जीते, क्या निर्माण करवाया, ये सब चीज़ें हम देखते हैं वंश। तो ये माइंड में आपके क्वेश्चन जैसे उठते हैं तो वो जिज्ञासा को पूरी करने के लिए हम तथ्य जुटाने लग जाते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कलचुरी वंश आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ 2 तरह के कलचुरी आपको मिलेंगे। 2 अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने वाले, महिष्मती के कलचुरी हैं और एक त्रिपुरी के कलचुरी हैं। अब आपने हमारा प्यारा मध्य प्रदेश तो देखा ही होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। एक मैप मैं आपको बनाकर बताता हूँ हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के बारे में, और कहाँ कहाँ ये कलचुरी है ये भी हम आपको बता देंगे। तो ये है हमारा प्यारा नंदू। नंदू मतलब हमारा मध्य प्रदेश। तो महिष्मती, इस समय जो महेश्वर है ना, वो महिष्मती, ये वाला एरिया खरगोन का, और त्रिपुरी जबलपुर वाला क्षेत्र ये। तो इन दोनों स्थानों पर कलचुरी वंश ने शासन किया है मित्रों। ठीक है, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया आपको? तो ये थे त्रिपुरी के कलचुरी और ये थे महिष्मती के कलचुरी। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है इस वंश में। महिष्मती के कलचुरी की हम पहले बात करेंगे दोस्तों। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो चांदी के सिक्कों से जानकारियाँ मिलती है। कहाँ कहाँ से मिले हैं? बेसनगर से, तेवर से और पट्टन से। इनमें से लिख देना बेसनगर और तेवर। तेवर वो त्रिपुरी का ही नाम है, वहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ना उनसे हमें ये तेवर। मैं अभी थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूज हूँ, इसको मैं आपको बताऊँगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में तेवर कहाँ स्थित है ना? ठीक है, आप बता दोगे। राजधानी महिष्मती। अब महिष्मती के कलचुरी है तो राजधानी कहाँ रहेगी? महिष्मती में ही। प्राचीन हेहई शाखा से उत्पन्न वंश माना जाता है। ठीक है मित्रों, और इसका संस्थापक
कृष्णराज 550 ईस्वी में इसने शासन किया था। ये बिंदु आपको लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा महिष्मती के कलचुरी 7 मार्कर में आएगा, इससे बड़ा आने की संभावना बहुत कम है। तो आपको ये बिंदु लिखना है। जानकारी कहाँ से मिली? संस्थापक कौन था? कृष्णराज। 550 से 575 तक इन्होंने शासन किया। राजधानी महिष्मती थी। और ये कलचुरी जो महिष्मती के हैं ये प्राचीन हेहई शाखा से उत्पन्न माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं बुद्धराज पर। बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने हरा दिया था। ठीक है, तो ये बुद्धराज इसके बाद शासक बना था। किसके बाद? कृष्णराज के बाद। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इतना सा ही आपको महिष्मती के कलचुरी के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। त्रिपुरी की कलचुरी अधिक महत्वपूर्ण है। ये 10 मार्कर में बन सकते हैं पूरा क्वेश्चन, या फिर 7 में ही बनेगा ये भी, क्योंकि बड़े वंश नहीं है। 10 मार्कर के लिए इस यूनिट से जो प्रश्न बनना है वो चंदेल पर, परमार पर बनने की अधिक संभावना है, या ताम्रपाषाणकालीन मालवा जो है उस पर बनने की संभावना है। ठीक है मित्रों, अब हम आ जाते हैं त्रिपुरी के कलचुरी पर। ठीक है, आ जाइए। तो ये मैंने यहाँ भी बनाए हैं आपके लिए। ये देखिए, आप है यहाँ पे त्रिपुरी के कलचुरी दिख रहे हैं। ये तो इसका एरिया हो गया। अभी जबलपुर, नरसिंहपुर का आसपास का क्षेत्र, दक्षिणी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है। संस्थापक कौन था? वामराज। आप सोच रहे होंगे कि नहीं आनंद भैया, कोकल प्रथम था, वामराज क्यों बता रहे हो आप? हमने तो कोकल प्रथम सुना है। बिल्कुल, वो वास्तविक संस्थापक था, लेकिन अभिलेखों में प्रथम प्रारंभिक शासक के तौर पर वामराज का उल्लेख मिलता है। आप ऐसा लिख देना, उसमें बता देना, ताकि सामने वाले को लगे कि इस व्यक्ति को स्पष्टता है। कालिंजर को वामराज ने जीत लिया था। राजधानी को त्रिपुरी बनाया था, तभी तो त्रिपुरी के कलचुरी कहलाए थे। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब कौन कौन से शासक हुए हैं त्रिपुरी के कलचुरी में? देखिए, कोकल प्रथम। मुग्धतुंग थोड़े से समय के लिए शासक बना, इसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बालहर्ष भी सिर्फ हमारे उल्लेख करने के लिए मात्र शासक है। आपको याद रखने हैं जो 2 शासक, 3 शासक इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, आपको याद रखना है युवराज देव प्रथम को, इसके बाद गांगेय देव और लक्ष्मीकर्ण को। लक्ष्मीकर्ण को ही पढ़ना है मेन, इसको मोस्ट आईएमपी कर लो यार, कर लो तो आप। ठीक है, लक्ष्मीकर्ण को। आगे बढ़ जाएं हम। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। कलचुरी वंश का कोकल प्रथम आ चुका है। अगर कोकल प्रथम 2 मार्कर में आ गया तो कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? पहली लाइन, कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक। पहली लाइन तो ये है परिचय, कोने में लिख देना शासनकाल 845 से 890, लिखना ही पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें लिखने से वो समझ जाएगा कि। फिर लिखना इसकी राजधानी। कहाँ है राजधानी? त्रिपुरी। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैं बार बार इसमें रिपीटेशन से बचता हूँ, इसलिए नहीं लिखा है। लेकिन आपको वहाँ 2 मार्कर में कैसे डील करना है आप समझ चुके हैं। चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से इन्होंने विवाह किया था, मतलब वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने राज्य का विस्तार किया था, है ना? आती है ना ये बातें। ये फैक्ट सिर्फ इसलिए याद नहीं करना है कि वहाँ प्री में क्वेश्चन आ गया कि चंदेल राजकुमारी कौन थी जिससे कोकल प्रथम ने विवाह किया था? नट्टा देवी, दूसरी खट्टा देवी, तीसरी भट्टा देवी। तो वो चीज़ें नहीं, वो तो है ही सही। आपको अपनी समझ को इतनी विकसित कर लेना है कि ये फैक्ट कैसे मेंस की आंसर राइटिंग में उपयोगी हो सकता है। नट्टा देवी से विवाह किया मतलब आप क्या बोलोगे? कोकल प्रथम अपने सीमावर्ती शासकों जैसे कि चंदेल से सौहार्द और समन्वय की नीति के लिए भी जाना जाता है। उसने अब विवाह चंदेल की राजकुमारी नट्टा देवी से किया था। यानी उनकी मानसिकता कैसी थी? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करना, परिस्थितियों को अनुकूल करना, ये सब आप समझ जाओगे। ये आप वहाँ यूज करना है, एक एक फैक्ट कैसे यूज करना है। मैं टू द पॉइंट कंटेंट दे रहा हूँ, यूज आपको करना है, कैसे करना है बता रहा हूँ। पुत्री का विवाह कृष्ण सेकंड से कर दिया। लो साहब, ये तो बड़े एक व्यवहारिक पर्सन थे। ये युद्धों में कम विश्वास करते थे, संबंधों में ज़्यादा विश्वास करते थे। अपनी लड़की को कृष्ण सेकंड जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उनको कन्यादान किया, विवाह किया और स्वयं विवाह कर लिया चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से। देखो साहब, कोकल प्रथम, इसीलिए तो वास्तविक संस्थापक माना जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को वास्तविक संस्थापक तब माना जाता है जब या तो वो किसी बड़ी सत्ता के अधीन हो तो खुद को स्वतंत्र कर ले, या एक निश्चित क्षेत्र में अपने राज्य के रूप में पहचान प्राप्त करे, है ना, उस क्षेत्र को विस्तारित करे, स्वतंत्र सत्ता। तो इसलिए इनको माना जाता है। राजशेखर, कुछ क्लिक किया क्या दिमाग में?
हाँ बिल्कुल किया है, राजशेखर कपूर मंजरी, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा है गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश में मैंने आपको बताया कि महिपाल और महेंद्रपाल जो शासक थे, महिपाल प्रथम महेंद्रपाल प्रथम, उनके दरबारी थे राजशेखर। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी ये लिखे इन्होंने। तो ये कन्नौज से आ गए थे इधर, इधर कल इनमें भी, ठीक है। कलचुरी युवराज देव प्रथम के और उनके लक्ष्मीकरण वगैरह के इधर इसमें आ गए थे। तो उन्होंने क्या कह दिया है कोकल प्रथम को, देखो मैं आपको बताता हूँ किसके, राजशेखर युवराज देव प्रथम के दरबारी थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है प्रीलिम्स में मेरे मित्रों, तो ये चीज़ याद रखना। तो युवराज देव प्रथम के दरबार में थे, लेकिन उसके पहले के शासक थे, उसके बारे में भी किताब में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे ना भैया। तो क्या लिखा राजशेखर ने कोकल प्रथम को? उज्जैनी भुजंग। गजब यार। अभी उज्जैनी भुजंग बोल दिया मतलब उज्जैनी का सांप? नहीं, उज्जैनी को ढसने वाला। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उज्जैनी को जीतने वाला, मालवा विजय की थी कोकल प्रथम ने, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इस उपाधि से। ठीक है, आप लिख देना। इसको विस्तारित करना आप सीख गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ बने हुए हैं तो जरूर सीख गए हैं कैसे विस्तारित करना है। बिल्हारी अभिलेख में कर्नाटक व लाट प्रदेश को इन्होंने जीत लिया, ऐसी जानकारी मिल जाती है हमें। बिल्हारी अभिलेख है, वहाँ पे क्या लिखा है कि जो कोकल प्रथम थे ना, उन्होंने कर्नाटक व लाट, लाट गुजरात वाला एरिया, इसको जीता था। तो बड़ा आराम से विस्तार करके 7 मार्कर इजीली आप लिख दोगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है आप 7 मार्कर लिख दोगे, ठीक है। चलो ये उम्मीदें आपसे लगा ली है, तोड़ना मत मेरी। आंसर राइटिंग क्लास में बता देना कि हम ऐसा लिखते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब इसके बाद शंकरगण नामक शासक बना था और ये मुग्धतुंग वगैरह बने थे। ये सिर्फ एक कंटेंट बढ़ाने के लिए शासक थे, है ना, बाकी कुछ नहीं। ऐसा माना जाता है कि मुग्धतुंग ने पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, पूर्वी समुद्र तटीय कौन सा है हमारा क्षेत्र पता है आपको? ये वाला इधर का, ठीक है, इधर का उड़ीसा, उड़ीसा वाला जीता होगा थोड़ा बहुत। अब हम आ जाते हैं युवराज देव प्रथम पर। इसको केयूर वर्ष, इसका मूल नाम केयूर वर्ष था। युवराज देव प्रथम की इसने उपाधि ली थी। राजशेखर इसके दरबारी थे। ये कन्नौज से दिल्ली आ गए थे कि भैया चलो युवराज सिंह जी अच्छे हैं, वहाँ चलते हैं, उनके दरबार में रहते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने, बहुत बड़े विद्वान थे राजशेखर मित्रों, प्राचीन इतिहासकार जो साहित्यकार हैं ना उनमें बड़ा नाम है, तो आप इनको प्री में पढ़ते ही हो। कन्नौज से ये त्रिपुरी आ गए थे, आपने याद रख लिया। फिर क्या याद रखोगे? युवराज देव प्रथम भी युद्ध विजेता था। इन्होंने समकालीन पाल शासकों को हराया, कलिंग पे जो गंग शासक था उसको भी हराया, नोहटा यानी दमोह में नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। तो किसने बनवाया था? ये प्रश्न प्री का है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ उपयोगी है, क्योंकि मेरे को अनुभव है, मैं है ना एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेंस प्री बहुत सारी, कभी हम बात करेंगे इस पर सारी रणनीति पर। तो ये नोहलेश्वर है, ये नोहटा दमोह में है, ठीक है। अब इसके बाद लक्ष्मण राज द्वितीय शासक बनता है साहब। हाँ, युवराज देव प्रथम का शासनकाल भी याद रखना मित्रों, 915 से 945 तक। अब त्रिपुरी के कलचुरी को हम आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्मण राज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कौन था लक्ष्मण राज? अरे ये अपने पूर्वजों से प्राप्त सत्ता को संरक्षित रखने और विस्तारित करने के लिए जाना जाने वाला शासक है लक्ष्मण राज। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज ने विस्तारवादी नीति अपनाई। पांडे देश दक्षिण में, लाट गुजरात, गुर्जर और कश्मीर, इनको जीतने का उल्लेख मिलता है भाई लक्ष्मण राज। उड़ीसा के कालिया नाग की रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित मूर्ति छीनकर सोमनाथ मंदिर में अर्पित की। अब ये अलग अलग कथाएं मिलती हैं इसके पीछे कि वो कालिया नाग की मूर्ति वहाँ से आक्रमण करने गया था, तो वहाँ से लेकर आया था और सोमनाथ मंदिर में। क्योंकि दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो कलचुरी वंश के शासक थे ना, ये शैव धर्म के अनुयायी थे मुख्यतः, अधिकांश शासक, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर तो आना जाना लगा ही रहता था इनका। अब हम बात करते हैं गांगेय देव की। कलचुरी शासक गांगेय देव, वही जो भोज से पराजित हुए थे और कहावत बनी थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली। ये प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था निश्चित तौर पर। महोबा अभिलेख में विश्वजीत कहा गया है इसको। इतनी लंबी लंबी फेंकते थे उस टाइम, आप सोचो, है ना। 8-10 गांव के शासक क्या बन जाए, लेकिन उसमें विश्वजीत, पराराज, महाराज, धीराज और जाने क्या क्या, ठीक है, पर वो भोज से पराजित हो गए थे। अल बरूनी ने उल्लेख किया है, क्या कहा? डहल शासक बताया। उस समय क्या हो रहा था आपको पता है? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण चल रहे थे, है ना, ये काल आप रिलेट कर लो।
तो मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण हो रहे थे ना, तो उस दौरान उनके साथ में आ गए थे ये कि चलो हम भी घूम के आ जाएंगे, आप आक्रमण कर रहे हो, हम भी किताबें लिखने के शौकीन है। तो ये अलबरूनी, उतबी, फारूकी, ये सब है ना, उनके साथ आए थे, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इन्होंने डहल शासक बताया। अब डहल कौन सा है शासक है? यही त्रिपुरी के आसपास का एरिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है। हम गांगे देव के बाद हम लक्ष्मीकरण पर चलेंगे, और यही सबसे महत्वपूर्ण शासक है भैया मेरे। नोट करो लक्ष्मीकरण। लक्ष्मीकरण से आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक हो रहा है कि हाँ भाई, ये तो हिंद के नेपोलियन है, वही थे क्या? सही अनुमान लगाया आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हिंद के नेपोलियन हैं। इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया मेरे भैया मध्य में बहुत। जो हिंद क्षेत्र था, देववर्मन को हराया इन्होंने, ठीक है। ये चंदेल शासक थे, है ना। और कलिंग पर भी आक्रमण किया, है ना, वो भी चंदेल के अधीन था। तो ये क्षेत्र इन्होंने जीता है। इसके अलावा बंगाल, प्रयागराज, देखो इतना क्षेत्र जीता, तभी जाके तो इसको हिंद का नेपोलियन कहा गया है। जीवन पर्यंत लक्ष्मीकरण युद्धों में व्यस्त रहा, इसीलिए नेपोलियन जैसी उपाधि, हिंद का नेपोलियन जैसी उपाधि इनको मिली है। वैसे आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ज़्यादा इजी पूछ लिया मैंने। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चलो ये बताओ। समुद्रगुप्त तो कहते हैं, मैं बता दूं, लेकिन किसने कहा है उसको, ये बताना, कमेंट कर देना एक। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर इन्होंने बनवाया, है ना। ये मंदिर विदिशा में है मेरी जानकारी के मुताबिक, तो ये उन्होंने बनवाया। चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ मिलकर भोज को मार दिया था इन्होंने, है ना। इन्होंने एक गुट बनाया था, त्रिगुट, भीम प्रथम। और किसके साथ मिलके बनाया था? आप बताना इसको, किसके साथ मिलके बनाया था। पर मुझे लगता है कि ये चालुक्य, जो भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण दोनों ने, हाँ, ये तीनों के बीच लड़ाई हुई थी, तो ये दोनों एक साथ थे। और भोज को, परमार शासक राजा भोज को इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था। और उसके बाद वो अधिक बीमार होने के कारण वो उनकी मृत्यु हो गई थी। अलग अलग कहानियाँ मिलती है मित्रों। त्रिकलिंगाधिपति, है ना, ये उपाधि लक्ष्मीकर्ण ने ली थी। परमेश्वर की उपाधि भी इन्होंने ली थी। तो ये लक्ष्मीकर्ण के बारे में इतने फैक्ट है। मुख्यतः लक्ष्मीकर्ण के बारे में एक शब्द अगर आप कहना, ये कर्णदेव भी बोला गया है और शिव धर्म का अनुयायी था। क्या बोलोगे आप? एक योद्धा, एक महान सेना नायक, जो न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत का अभियान भी करने के लिए जाना जाता है। हालांकि ये अभियान असफल रहा था। तो बहुत बड़ी बात है मित्रों। लक्ष्मीकर्ण आपके लिए 7 मार्कर में बन सकता है। तो उसकी युद्ध वाली उपलब्धियां आप याद रखना। बंगाल विजय बता देना, प्रयागराज विजय बता देना इसके अलावा कलिंग विजय बता देना, ठीक है, बता दोगे आप आराम से। भीम प्रथम के साथ मिलकर भोज को पराजित किया, त्रिकलंगानिपति परमेश्वर की उपाधि लिया, आप कर दोगे। अब कुछ आखिरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो ये कि अंतिम शासक अगर कलचुरी वंश का आपसे पूछा जाए तो आप बिना समय गंवाए तुरंत बताना विजय सिंह। कैसे बताओगे यार विजय सिंह? कैसे याद रहेगा विजय सिंह आपको? विजय सिंह अब रह जाएगा याद, सब रह जाता है मजबूरी में। मजबूरी, एग्ज़ाम पास करना तो रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। चंदेल के त्रैलोक्य वर्मा ने पराजित कर दिया किसे? इस विजय सिंह को। विजय सिंह की पराजय हो गई, ऐसे याद रख लेना। त्रिलोक्य वर्मा ने और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और अंततः फिर कलचुरी बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गए, और अंततः इनका पतन हो गया। कैसी लगी आपकी क्लास, आज की क्लास आपको? मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। नोट्स बनाते चलो। चलो मैं इसको आपको, कैसे स्क्रीनशॉट लोगे? ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसको, टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा अपना, उस पर डाल दूंगा। ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट जूम करके बना लेना। ये ले लो और ये ले लो। इतना ही पढ़ो, टू द पॉइंट। ज़्यादा पढ़ने से कोई इतना महारथी नहीं बनना है हमें, अति नहीं करना है। ज़रूरत का पढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम कश्यप अघात वंश करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और परमार वगैरह भी शेष है, अपना परमार करना है। शेष वंश लेकर मैं लगातार आपसे मिलने वाला हूँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।